हेलो एंड वेलकम टू क्लास। जैसा कि आपको पता है हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो सेकेंड यूनिट का चैप्टर चल रहा है और उसमें हम विश्व के विभिन्न संविधानों की सामाजिक और आर्थिक आधार के साथ ही उन संविधानों की विशेषताओं के बारे में बात कर रहे हैं। उसी कड़ी में आज का जो हमारा चैप्टर है वो है चीन की सामाजिक व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था। यानी चीनी संविधान जो है, चीनी जो शासन व्यवस्था है वर्तमान में जिस रूप में है, उसको इस रूप में आने के सामाजिक और आर्थिक आधार क्या बने या क्या रहे। राइट। तो हम बात करते हैं चीन की। आज के परिप्रेक्ष्य में आप जिस चाइना को जानते हैं, आज चाइना विश्व के सुपर पावर देशों में आता है, लेकिन चाइना हमेशा से ऐसा ही नहीं था। चीन शुरू में एक उदासीन देश के रूप में जाना गया था। जब तक चीन में साम्यवादी क्रांति नहीं हुई थी तब तक विश्व के उदासीन देशों में, एक तरह से सुस्त देशों में चीन की गिनती आती थी। और विभिन्न जो साम्राज्यवादी ताकतें हैं उन्होंने चीन का बहुत अच्छे तरीके से शोषण किया हुआ है। चीन को किसी समय में एक ऐसा सेव कहा जाता था कि एक ऐसा एप्पल है इस का जिसको हर साम्राज्यवादी देश ताकतों ने अपने हिसाब से उसको खाया है। और नेपोलियन बोनापार्ट ने एक बार चाइना के बारे में कहा था कि चाइना एक सोया हुआ दैत्य है, इसको जगाना नहीं है। यानी उनका ये मानना था कि जिस दिन चीन जाग गया, चीन जिस दिन एक्टिव हो गया, उस दिन ये विश्व में अपना वर्चस्व स्थापित कर लेगा। और ऐसा ही हुआ। आज जिस हम चीन को जानते हैं, आपको पता है चीन एशिया के पूर्वी भाग में स्थित है और विश्व की सर्वाधिक आबादी वाला देश है। जो पूर्व का एप्पल या सोया हुआ दैत्य जिसको कहा जाता था, और जब उसने करवट ली तो वर्तमान में विश्व के पटल पर अपना प्रभुत्व स्पष्ट रूप से उसने अंकित कर रखा है। चीन में साम्यवादी क्रांति 1949 में हुई और 49 के बाद चीन ने उत्तरोत्तर प्रगति की और बहुत ही जल्दी ही विश्व पटल पर छा गया। ये जो सारा सिस्टम हुआ, जो व्यवस्थाएं हुई, राजनीतिक व्यवस्थाएं और राजनीतिक सिस्टम जो साम्यवाद वहाँ पे है, कम्युनिस्ट कंट्री है चीन, तो उसके पीछे के सामाजिक आधारों को हम थोड़ा सा एक दृष्टि डालते हैं तो देखिए चीन में महिलाओं की स्थिति, स्टेटस ऑफ वुमेन क्या था। साम्यवादी क्रांति से पहले महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। साम्यवादी क्रांति के बाद महिलाओं की स्थिति को सुधारने का प्रयास किया गया और जो नया संविधान बना उसमें पुरुषों के समान महिलाओं की स्थिति लाने के लिए अनेक प्रयास किए गए। तो वर्तमान में महिलाओं की स्थिति अच्छी है, लेकिन पहले अच्छी नहीं थी। दूसरा, शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति और राष्ट्रीय स्वास्थ्य, इन चीज़ों पर चीन में बहुत ध्यान दिया जाता है। शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति के क्षेत्र में बहुत प्रगति हुई है साम्यवादी क्रांति के बाद। ये सारे जो चेंजेस आए हैं और जो नया संविधान भी बना है चीन का, वो साम्यवादी क्रांति के बाद की बात है। आप देखेंगे जब भी कोई अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद प्रतियोगिताएं होती है तो वहाँ पर चाइना के जो जितने भी प्लेयर्स वगैरह होते हैं वो बहुत ही अच्छे मेडल्स वगैरह जीते, हमेशा उनका एक विश्व स्तर पर सम्मानजनक स्थान प्राप्त करते हैं। और विज्ञान और संस्कृति की अगर हम बात करें तो चाइनीज़ अपनी संस्कृति के प्रति बहुत ही लगाव रखते हैं और उस संस्कृति को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। वैज्ञानिक क्षेत्र में चीन ने उत्तरोत्तर प्रगति की। तकनीक की अगर हम बात करें तो आज चाइना की तकनीक, चाइना का जो प्रोडक्ट है पूरे विश्व के मार्केट में भरा पड़ा है। साम्यवाद में विश्वास, साम्यवाद में विश्वास, चीन एक साम्यवादी देश है और पूरी की पूरी शासन व्यवस्था है वो साम्यवाद पर ही आधारित है। चीन में साम्यवाद के प्रति लोगों में आस्था जगाने का कार्य किया जाता है और एक तरह से हम अगर कहें तो ये जबरदस्ती थोपा जाता है। वहाँ पे जितने भी जो लेखक हैं, जो प्रोफेसर्स हैं, विश्वविद्यालयों में जो शिक्षक गण है या जो वहाँ के कलाकार है, उनको साम्यवाद में आस्था प्रकट करने के लिए यानी फेथ डालने के लिए बाध्य किया जाता है। और रिवॉल्यूशन और ऐसी जो चीज़ें होती है जहाँ पे जो ऐसी चीज़ों को ना तो मीडिया में आने दिया जाता है और ना ही कहीं उसको एक्सपोज होने दिया जाता है। क्रांति के बारे में जितना भी मटेरियल है उसको पुस्तकालयों से, जैसे पुस्तक हैं या फिल्में हैं, तो ऐसा कंटेंट वहाँ पे बिल्कुल नहीं रहने दिया जाता। फिर हम धर्म की बात करते हैं तो चीन में साम्यवादी क्रांति से पहले
बौद्ध ईसाई धर्म था, इस्लाम धर्म के अनुयायी भी बहुत थे, लेकिन जैसे ही साम्यवादी क्रांति हुई उसके बाद एक तरह से चीन एक नास्तिक देश हो गया। अब वहाँ पर हर धर्म के प्रति एक तरह से आस्था समाप्त हो गई है। लोगों ने धर्म को मानना बिल्कुल ही एक तरह से बंद सा कर दिया गया है और वो सभी एक साम्यवाद के प्रति समर्पित भाव से आस्था प्रकट करते हैं। आर्थिक व्यवस्था की बात करते हैं चीन की, तो आप देखिए 1949 की साम्यवादी क्रांति के बाद चीन का आर्थिक लेवल बहुत ही, क्योंकि कम्युनिज्म वहाँ पे था, आर्थिक क्षेत्र में सरकार का दबदबा था। आपको पता है साम्यवाद का मतलब ये होता है कि आर्थिक क्षेत्र का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है और वहाँ पे निजीकरण को बिल्कुल भी बढ़ावा नहीं था। तो इस कारण कहीं ना कहीं आर्थिक स्तर पर चीन की स्थिति अच्छी नहीं कही जा सकती थी। क्यों? क्योंकि भूमि का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था, नेशनलाइजेशन ऑफ द लैंड। इसका मतलब ये है कि चीन के बाद जितनी भी जो ज़मीन ज़मींदारों के पास थी उनसे ले ली गई और उस ज़मीन का बंटवारा करके प्रत्येक व्यक्ति को ज़मीन दे दी गई। उसके बाद जन कम्यून बनाए गए। जन कम्यून का मतलब ये होता है कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में एक ऐसी संस्था का स्थापना किया जाता है जिसमें वहाँ के लोग ही आर्थिक जो व्यवस्था है अपने हाथ में ले लेते हैं और आर्थिक जीवन का संचालन खुद करते हैं। जैसे जो वहाँ उस एरिया की जो पूरी पैदावार होगी वो पैदावार कम्यून के अंडर में रहेगी और सभी जो लोग हैं वो मिलजुल के कार्य करते हैं और उस पैदावार का जो हिस्सा आता है या जिसको हम कहते हैं जो लाभ होता है वो सभी में बराबर से बांट दिया जाता है। सारी की सारी व्यवस्थाएं खाने पीने की वगैरह वगैरह सामूहिक हुआ करती थी, लेकिन फिर 1980 में इस कम्यून को समाप्त करके ज़मीन वापस पुनः किसानों को लीज पे दे दी गई। किसान काम करते थे लेकिन अधिकार जो था वो अधिकार सरकार का होता था। उसके बाद औद्योगिक स्थिति की बात करते हैं हम, तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, सभी बैंकों पर सरकार का अधिकार हुआ, विदेशी कारखानों पर सरकारी नियंत्रण स्थापित कर दिया गया और रूस की सहायता से वहाँ पे बहुत सारी औद्योगिक या जिसको हम कह सकते हैं परियोजनाएं, फैक्ट्रियाँ, उद्योग धंधे शुरू हुए। 1958 में औद्योगिक विकास पर बल अधिक ज़्यादा दिया गया। उत्पादन के सभी साधनों पर वहाँ के उत्पादन के सभी उद्योग सरकारी क्षेत्र में नहीं है, परंतु सार्वजनिक उद्योगों में बैंकों से सहायता मिल रही है। इसके अलावा श्रम प्रधान लघु उद्योगों पर विशेष ध्यान दिया गया, क्योंकि आबादी बहुत थी तो लेबर बहुतायत से वहाँ पे चीन में अवेलेबल है। तो लेबर को देखते हुए छोटे छोटे, जिसको हम कुटीर उद्योग कहते हैं, छोटे छोटे कारखानों को लोगों को रोज़गार देने के लिए वहाँ पे डेवलप किया गया और इन उद्योग क्षेत्रों के कारण चीन की जो आर्थिक व्यवस्था की जो रीढ़ थी वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत हुई। उसके बाद बात आती है आर्थिक उदारवाद की। आर्थिक उदारवाद का मतलब यहाँ से है कि क्योंकि साम्यवादी देश था चीन, तो हर जगह सरकार का कब्जा था, राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था उद्योग धंधों का और हर हर किसी का। इस कारण आर्थिक स्थिति चीन की डामाडोल थी, कमज़ोर थी। चीन ने शुरू में ही जो व्यापारिक स्थिति चीन की विदेशी व्यापार पर एक तरह से अघोषित रोक थी। ना तो आयात किया जाता, जहाँ तो चीन का माल बाहर भेजा जाता था और ना ही बाहर से माल या किसी जो निवेशक जो होते थे जो वहाँ पे निवेश करते हैं, फॉरेन जो फंडिंग आती है उन पे एक तरह से रोक थी। लेकिन धीरे 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 1978 में तंग श्याओफिंग सत्ता में आए, वहाँ के जो राष्ट्रपति और जो हेड बने, उन्होंने आर्थिक उदारवाद की नींव रखी। उन्होंने ये महसूस किया कि अगर इस तरह से हम व्यापारिक क्षेत्र में दुनिया से कट जाएंगे तो हम कहीं ना कहीं पिछड़ जाएंगे आर्थिक रूप से। तो उन्होंने कहीं ना कहीं आर्थिक उदारवाद को शुरुआत किया और मई 1992 तक चीन आर्थिक रूप से उदारवादी हो गया था। उसने विदेशी व्यापार में कदम रखा और विदेशों से औद्योगिक संस्थान आए जो कि विदेशी पूंजी पर चलते थे। विदेशी लोगों ने वहाँ पे दूसरे देशों ने वहाँ पे डायरेक्ट निवेश किया, फंड किया। वैश्वीकरण की उपयोगिता देखते हुए पूंजीपतियों ने चीन में पूंजी निवेश के लिए पूंजीपतियों को आमंत्रित किया गया कि अब आप आइए और यहाँ पे जो अपार संभावना है उसमें आप निवेश कीजिए। अमेरिका, जापान आदि बहुत सारे देशों ने वहाँ पे चीन में निवेश किया। वर्तमान में आपको पता है कि हम ये जानते हैं कि विश्व में जितना मार्केट है
उस मार्केट में पूरा का पूरा मार्केट चाइनीज़ सामानों से भरा पड़ा है। चीन का आर्थिक व्यापारिक जो विदेशी व्यापार बहुत ज़्यादा है। तो 1998 के बाद आर्थिक सुधारों के अंतर्गत जो बहुत सारी सरकारी कंपनियां थी उनका भी निजीकरण कर दिया गया और विदेशी व्यापार में भी चीन ने उत्तरोत्तर बहुत प्रगति की। उसके बाद बात करते हैं निजी संपत्ति के अधिकार हेतु चीन में संविधान संशोधन 2004 में निजी संपत्ति का जो कानून था वो भी चेंज कर दिया गया और कहीं ना कहीं लोगों में एक निजीकरण को बढ़ावा दिया गया। इसमें जो संपत्ति वैधानिक तरीके से और बौद्धिक संपदा जैसी जो संपत्तियां थी उनका संरक्षण करने के लिए 2004 में एक कानून आया कि अब कुछ लेवल तक लोग अपनी निजी संपत्ति रख सकते हैं। इससे पहले वहाँ पे निजी संपत्ति का कोई कानून नहीं था, सारी की सारी संपत्ति वो सरकार की मानी जाती थी। विशेष बात यह है कि जो उदारवाद था वह आर्थिक उदारवाद था, केवल राजनीतिक उदारवाद नहीं था। चीन में आर्थिक रूप से तो कहीं ना कहीं लोगों को अधिकार दिए गए, लेकिन राजनीतिक रूप से आज भी चाइनीज़ जो पीपल है उनको एक तरह से कोई भी अधिकार नहीं है। यानी अधिकार होते हुए भी जब आप वहाँ का राजनीतिक सिस्टम देखेंगे तो आप पाएंगे कि लोकतंत्र होते हुए भी लोकतंत्र नहीं है। तो ये सारे के सारे जो आधार थे आर्थिक और सामाजिक, उसके कारण चीन की वर्तमान जो शासन व्यवस्था है, संवैधानिक व्यवस्था है, उसने एक आकार लिया। उसके पीछे के आधार ये थे। तो सोशल सिस्टम है जिसमें लैंड एंड पीपल की बात की गई है, रिलीजन की बात की गई है जो अपन ने, वो ये है इम्पोर्टेंस ऑफ वर्क है, सोशलिस्ट इकोनॉमी है। उसके बाद इकोनॉमिक सिस्टम जो है चाइना का, उसमें मैंने बताया आपको कि पहले आर्थिक रूप से नहीं था इकोनॉमिकली, फिर फॉरेन ट्रेड उसमें शुरू किया गया, एक्सपोर्ट शुरू किए गए और फॉरेन की जो कंपनीज थी फॉरेन कंट्रीज़ को वहाँ पर इन्वेस्टमेंट के लिए इनवाइट किया गया और फॉरेन इन्वेस्टमेंट होने के बाद चाइना ने इकोनॉमिक क्षेत्र में अपने आप को बहुत आगे बढ़ाया। ओके, थैंक यू। कल हम अगले इस चैप्टर को कंटिन्यूस करते हुए बात करेंगे चाइना का जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसकी सैलिएंट फीचर्स या मुख्य विशेषताएं क्या है। थैंक यू।